दोस्तों आपका स्वागत है स्टडी मैथ 5G में। दोस्तों ये नोट्स जो संजय सर के दिशा ऑनलाइन क्लास के संजय सर के द्वारा बनाया गया है, कृपया इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिए बाबू, क्योंकि वो गारंटी लेते हैं कि 400 प्लस अंक आने वाला है। इसीलिए बाबू उनका हम नोट्स मंगवाए हैं, ठीक है। और बहुत ही आसान तरीका और सरल तरीका से इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, श्री विभाजन और जाति प्रथा एक प्रकार का निबंध होता है। श्री विभाजन और जाति प्रथा एक प्रकार का क्या है? निबंध है, ठीक है। इस पाठ में लेखक भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। इस 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था। उन्होंने उच्च शिक्षा अमेरिका और लंदन से प्राप्त की है। कोई बोल देंगे बाबू, कोई पूछेंगे भीमराव अम्बेडकर जो है उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए हैं? अमेरिका और लंदन से प्राप्त किए हैं, ठीक है। श्री विभाजन और जाति प्रथा पाठ भीमराव अम्बेडकर प्रसिद्ध भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। यहाँ पे देख रहे हैं कौन है? तो कौन है बाबू? भीमराव अम्बेडकर है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल क्या कर रहा है? कर रहा है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की हिंदी रूपांतरण ललई सिंह यादव के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो ललई सिंह यादव के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का निधन 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। उनके चिंतन या रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति थे। कौन कौन? तो बुद्ध थे, कबीर थे और ज्योतिबा फुले थे, ठीक है। कोई पूछेगा उनके चिंतन मतलब कौन? तो भीमराव अम्बेडकर के चिंतन व्यक्ति 3 कौन थे? तो बुद्ध थे, कबीर थे और ज्योतिबा फुले थे, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? देखिए, लेखक जो है किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? तो लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। क्या कहेंगे? लेखक की विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग सवाल नंबर 1 को बहुत ही आसान तरीका से सीख गए होंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में कह रहा बाबू, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? देखिए बाबू, कह रहा जातिवाद के पोषक इस आधुनिक समाज में कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानते हैं कि कहते हैं कि जाति प्रथा एक श्रम विभाजन का एक दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल में कह रहा है जातिवाद के पक्ष के दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या थी? देखिए, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की पहली आपत्तियां यह थी कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों का भी विभाजन कर देती है। श्रम विभाजन निश्चित ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी सभ्य समाज में कार्य के साथ साथ लोगों का विभाजन सही विभाजन नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा बाबू, कह रहा जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? इसलिए कही नहीं जा सकती है बाबू, भारत की जाति प्रथा एक और विशेषता यह है कि यहाँ श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि श्रमिकों को एक दूसरे से उच्च नीच को दर्शाता है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल देखिए बाबू क्या कह रहा है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। चलिए अब देखेंगे, यहाँ पे बोल रहा है कि लेखक क्या है? लेखक जाति प्रथा, कौन सा? तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसी बनी हुई है? तो भारत में बेरोजगारी जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं चुनने देती है जो उनके पूर्वजों ने नहीं किया हो। लोग अपने पूर्वजों का ही कार्य चुनते हैं, जिसके कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख या प्रत्यक्ष कारण बनी हुई, ठीक है। चलिए अब देखेंगे 6 नंबर सवाल।
6 नंबर सवाल में कह रहा लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं। ठीक है, लेखक गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। किसको मानते हैं? तो जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा लोगों का उनके स्वभाव के अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देती है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला सवाल बाबू। लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा का रूप में देखे हैं? तो इस पाठ में लेखक ने कई पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक पदार्थ बताते हैं, जिसके आर्थिक और रचनात्मक पहलू सबसे प्रमुख है। ठीक है, चलिए सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक मानता है? देखिए, लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने लोगों के बीच दूध और पानी के मिश्रण जैसा भाईचारा की आवश्यकता मानता है। क्या मानता है? तो दूध और पानी के मिश्रण के जैसा भाईचारों का आवश्यक माना जाता है। ठीक है, चलिए वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो हम डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।